हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज से हम लोग नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और जिन लोगों ने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था उन लोगों के लिए ये चैप्टर काफ़ी इजी होने जा रहा है, उनके लिए चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट करता हुआ चैप्टर है, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग देखते हैं जो घटती हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड है, पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन से, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो ही को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सभी लोग जानते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी को रिलेट करता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। इस वर्ड का मीनिंग इलेक्ट्रो का है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री वर्ड जो यूज हुआ है वो केमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग है केमिकल चेंजेस, यानी कि ये वो चैप्टर है जो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंजेस। किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण केमिकल चेंज होता हो या केमिकल चेंजेस के होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता हो। ये जब घटनाएं एक दूसरे के साथ घटती हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे और केमिकल चेंजेस हो, या केमिकल चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो और फ्लो हो, तो वैसे ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इन बातों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के उसी के ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग ब्रॉडली 3 सेक्शंस को पढ़ेंगे। पहला यूनिट के तौर पर हम लोग यूनिट 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी मैं डिटेल में बताऊंगा क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह से होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप से क्लासिफाई होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। इसको हम लोगों को काफी ब्रॉड में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर आएगा, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल एक सेपरेट टॉपिक के तौर पर आएगा। जो हम लोग यूनिट 1 के दो पार्ट अगर ऐसे कहें कि ये यूनिट 1 हो जाएगा, ये यूनिट 2 हो जाएगा, काफी ब्रॉडली दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। इस गैल्वेनिक सेल में हम लोग पहले टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब हम लोग पोटेंशियल के जनरेशन को समझ जाएंगे तो डैनियल सेल को पढ़ेंगे, जो एक टाइप का गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पोटेंशियल के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाउ अ पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड इन ए सेल। एक सेल में पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसी तरह के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह, नर्स्ट इक्वेशन, ये सभी जो है इसमें हम लोग गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, कैसे करंट पास करने के कारण एनोड या कैथोड पर चीजें लिबरेट होती हैं या डिपॉजिट करती हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इन सब जैसी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये यूनिट 1 और ये यूनिट 2 के तौर पर हम लोग इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे। और यूनिट 3 में हम लोग
कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी वायर से करंट पास करता है तो उससे रिलेटेड होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उन सब से रिलेटेड जो है यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कॉलरुस लॉ वगैरह जो है इन सब से रिलेटेड चीजें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 पार्ट में ये सारा चैप्टर ब्रॉडली डिफाइंड रहेगा, जिसमें से हम लोग यूनिट 1 में पढ़ना शुरू करेंगे। और यूनिट 1 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इनमें से जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स को समझने में हेल्प करेगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे इस चैप्टर में जिनको अगर हम पहले से ही समझे रहें तो उस चैप्टर में डिफरेंट जो टॉपिक्स आएंगे उन सबको पढ़ना समझना काफी आसान हो जाएगा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक टॉपिक्स में हम लोग फर्स्ट पॉइंट के तौर पर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? जैसा कि 11th में आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कुछ बैटरीज के बारे में या सेल के बारे में, और इलेक्ट्रोड्स वर्ड्स को वहां पर काफी यूज किया गया था, उसी इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स वो सब्सटेंस हैं विच एक्ट एज सिंक और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड्स वैसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन के सिंक या सोर्स के तौर पर काम करता है। सिंक मतलब क्या? सिंक मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन जाकर डिस्चार्ज हो जाए, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज खत्म हो जाए, वो सिंक। हमारे घरों में सिंक रहता है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है घरों से, तो वो सिंक किचन वगैरह में होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोड का फंक्शन जब चार्ज को डिस्चार्ज कर देने का रहे तो वो सिंक के तौर पर वो काम करता है। और इलेक्ट्रोड जब चार्ज के जनरेशन के तौर पर काम करे, यानी कि जहां से इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज जनरेट हो, तो वो काम करेगा उस समय सोर्स के जैसा। यानी कि इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड आर द सब्सटेंस विच एक्ट एज सिंक और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के सिंक और सोर्स के तौर पर काम करता है। ये इलेक्ट्रोड 2 तरह से होते हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ 2 टाइप। सभी लोग पढ़े हो, जानते हो, इसको हम लोग अब डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड 2 तरह से होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। कंपैरेटिवली इसको हम लोग साथ में पढ़ते चले जाएंगे ताकि समझना आसान हो जाए। एनोड और कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन से मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो और उस केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और एसेंशियली एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता हो। ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, 11th में भी पढ़ा था और 10th में भी आप लोगों ने एनोड और कैथोड पढ़ा था। चार्जेस के बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता होगा, लेकिन चार्ज उस पर जो हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन जो कंपलसरी फेनोमेना है एनोड पर वो है ऑक्सीडेशन। अगर वो एनोड है इट विल शो ऑक्सीडेशन, या जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करता है वही एक्ट करेगा एनोड के जैसा। और एनोड का अपोजिट होता है कैथोड, यानी कि कैथोड पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है। तो रिडक्शन जब भी होगा वो कैथोड पर होगा, और ऑक्सीडेशन जब भी होगा वो एनोड पर होगा। ठीक है, चार्जेस के बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे दूं। एनोड जब हम लोग अलग अलग 2 टाइप के सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज
और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। लेकिन यही अगर हम लोग अपोजिट कर दें, गैल्वेनिक सेल लें, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके मैकेनिज्म को बाद में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल लेते हैं। तो इसलिए चार्ज के हिसाब से एनोड और कैथोड को कभी क्लासिफाई नहीं करना चाहिए। ऑलवेज नो, एनोड अगर है इट विल शो ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कैथोड है इट विल शो रिडक्शन, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये एनोड और कैथोड नॉर्मली किसी सॉलिड के होते हैं, वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे एनोड तुम्हारा कोई भी मेटल, जिंक, कॉपर हो सकता है। कैथोड कोई भी मेटल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये हो सकता है। प्लैटिनम वगैरह हो सकता है। और ये गैसियस और लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एनोड और कैथोड को लिक्विड या गैसियस फेज में यूज करते हैं, देन उसमें चार्ज को कैरी करने के लिए हम लोगों को किसी सॉलिड इनर्ट सब्सटेंस को लेना पड़ता है, ताकि वो उस लिक्विड या गैस के एवज में, उसके एवज में वहां पर जो चार्ज जनरेट हुआ है, उस चार्ज को कैरी करने के लिए, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने के लिए वो इनर्ट मटेरियल के तौर पर काम करे। और अक्सर हम लोग गैसियस या लिक्विड फेज में यूज हो रहे इलेक्ट्रोड के सप्लायर के तौर पर हम लोग प्लैटिनम यूज करते हैं, बिकॉज प्लैटिनम इज इनर्ट, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? सिंक और सोर्स के तौर पर जो काम करे इलेक्ट्रॉन के लिए। ये दो तरह से होती है, एक एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्जेस इनमें डिफर कर सकती हैं। दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में चार्जेस वेरी कर सकती हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कभी भी चार्ज के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा इसको लॉस और गेन के हिसाब से देखना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी पहले। सेकंड बेसिक चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं which allows the electric current to pass through it, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने दे, या which passes the electric current through it in कब? in molten और एक्वस स्टेट। ये हमेशा मोल्टेन और एक्वस स्टेट में ही करंट को अपने में से पास कराती हैं, यानी कि ये प्योर सॉलिड स्टेट में जब रहे इट विल नॉट पास द करंट। तो जो अपने में से करंट को पास कराए या व्हिच पासेस द करंट थ्रू इट इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के तीन बेसिक एग्जांपल हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये तीन हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर काम करती हैं। एसिड, बेस, सॉल्ट, सभी लोग बेसिक डेफिनेशन को जानते हो। एसिड जो हाइड्रोजन आयन फर्निश करे वो एसिड है। बेस जो हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश करे वो बेस है। सॉल्ट जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो वो सॉल्ट है। और ये जब आयोनाइज होगा तो वो कैटायन और एनायन फर्निश करेगा। तीनों एसिड, बेस और सॉल्ट का कॉमन सा एक प्रॉपर्टी है कि ऑन आयोनाइजेशन, जब ये डिकम्पोज करती हैं, व्हेन इट डिकम्पोजेस इट विल ऑलवेज फर्निश कैटायन एंड एनायन। वो हमेशा कैटायन और एनायन फर्निश करेंगी और वही कैटायन और एनायन चार्ज कैरियर के तौर पर काम करेगी। हम लोगों को मोस्टली इन तीनों के बारे में डील करना है इस चैप्टर में। ज्यादातर सॉल्ट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, थोड़े बहुत एसिड और बेसिस के एग्जाम्पल आएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और चार्ज वगैरह सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उन जगहों पर ही आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट बेसिक सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ये सभी होती हैं
जो मोल्टेन या एक्वस स्टेट में अपने में से करंट को पास कराती हैं। वो अपने में से करंट को कैसे पास कराती हैं? जब वो मोल्टेन या एक्वस स्टेट में रहती हैं, दे फर्निश कैटायन एंड एनायन। यही कैटायन और एनायन चार्ज को कैरी करती हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट एक्ट्स एज चार्ज कैरियर। And C point is redox reaction। 11th में इसमें सब लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। शॉर्ट में मैं यहां पर बता दूं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। पहला टर्म से एक रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड वर्ड है फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स वर्ड है फॉर ऑक्सीडेशन। जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लूं, Zn सॉलिड में था, इसको हमने इसके रॉड को इसके एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ये Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया। ये जो फेनोमेना हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कॉपर सॉलिड के तौर पर डिपॉजिट कर गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के गेन को ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, उस फेनोमेना को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दैट फेनोमेना इज कलेक्टिवली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये बेसिक हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हम आएंगे जो यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना था उसके फंडामेंटल टॉपिक्स में। पहला टॉपिक्स हम लोगों ने जस्ट यूं ही इस चैप्टर को समझने के लिए पढ़ा, वो टॉपिक था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आएंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड है यहां, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मीनिंग है इसका? सिंगल इलेक्ट्रोड, कोई एक इलेक्ट्रोड, आइदर एनोड और कैथोड, या तो वहां पर एनोड होगा या तो वहां पर कैथोड होगा, कोई एक इलेक्ट्रोड। और पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब उसकी क्षमता, उसका एनर्जी जो उसने, जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उसने, उसका क्षमता। और इस पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। एक सिंगल इलेक्ट्रोड ने जो पोटेंशियल जनरेट किया उसके बारे में तो हम लोग यहाँ ये पढ़ेंगे कि हाउ एक सिंगल इलेक्ट्रोड कैसे पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। ध्यान रखोगे बच्चों, एक सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड, दोनों मिलकर पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। जब तक दोनों कंप्लीट सर्किट में नहीं आएंगे तब तक वो पोटेंशियल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो पोटेंशियल जनरेट करता है। इस टॉपिक में हम लोगों को यही पढ़ना है कि या तो वो एनोड हो या तो वो कैथोड हो, वो कैसे पोटेंशियल को जनरेट करता है, या हाउ इन ए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरेटेड। इसी बात को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेट्स कंसीडर, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, एक ग्लास जार लेते हैं। उस ग्लास जार में एक मेटल को डिप करते हैं, मेटल रॉड को या मेटल प्लेट को डिप करते हैं, और उसको डिप करेंगे उसी के एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। लेट्स कंसीडर हमने जिंक लिया है जो कि एक मेटल है, उसको हमने जिंक डिप कर दिया है, उसको हमने डुबा दिया है
ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जिंक के रॉड को या जिंक के प्लेट को हमने जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डुबा दिया, जिंक सल्फेट का पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने इसको डिप कर दिया। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को जब हम एक्वस स्टेट में लेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रहेगा जिंक के आयन और सल्फेट के आयन मौजूद रहेंगे। नेचुरल है, जिंक सल्फेट एक्वस स्टेट में डिकम्पोज करेगा, आयोनाइज करेगा, इट विल फर्निश जिंक आयन एंड सल्फेट आयन। इस आयोनिक एटमॉस्फेयर में हमने जिंक के रॉड को डुबाया। अब ये जो कंप्लीट सिस्टम बना, यहां पर दो तरह के प्रेशर्स काम करती हैं। एक सॉल्यूशन प्रेशर कहलाता है, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करेंगे, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर कहलाता है, जिसको हम लोग EP से इंडिकेट करेंगे। क्या है ये दोनों? जब हमने एक्वस सॉल्यूशन को बनाया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसमें जो वाटर वाला पोर्शन है वो रॉड के कांटेक्ट में जब आता है, तो सभी लोग जानते हो वाटर इज ए पोलर सब्सटेंस, वो रॉड के कांटेक्ट में आने के कारण वाटर और ये एक्वस सॉल्यूशन, अगर जिंक का रॉड या जो मेटल का रॉड हो उसमें आयोनाइज हो जाने की टेंडेंसी जनरेट हो जाए, तो वो सॉल्यूशन प्रेशर है। या सिंपली कहें, सॉल्यूशन प्रेशर वो प्रेशर है विच जनरेट्स द टेंडेंसी टू गेट आयोनाइज इन एनी मेटल और नॉन मेटल रॉड। किसी भी मेटल या नॉन मेटल रॉड में सॉल्यूशन प्रेशर आयोनाइज होने के टेंडेंसी को जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर इसका अपोजिट काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर इस एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट, या हम लोग बेसिकली इसको कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर OP, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो इस सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं। सॉल्यूशन प्रेशर जो है वो प्रेशर लगाता है, या सॉल्यूशन प्रेशर वो अप्लाइड फोर्स है विच जनरेट्स द टेंडेंसी टू गेट आयनाइज टू द मेटल। मेटल को वो आयनाइज हो जाने का टेंडेंसी जनरेट करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इसका अपोजिट काम करता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसको आयनाइज हो जाने से हमेशा रोकता है। तो दो प्रेशर हमारे पास हैं, एक प्रेशर सिंपली सॉल्यूशन प्रेशर और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इनमें तीन कंडीशन हो सकती है। तीन कंडीशन में पहला कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेट्स सॉल्यूशन प्रेशर, जिसको हम लोग SP या सिंपली SP से दिखला सकते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो अभी हमने बताया सॉल्यूशन प्रेशर के कारण कोई भी रॉड या इलेक्ट्रोड आयनाइज हो जाने का टेंडेंसी दिखाता है, तो सॉल्यूशन प्रेशर हाई होने से ये आयनाइज हो जाने की टेंडेंसी को दिखलाना शुरू कर देगा। तो लेट्स कंसीडर, अगर हम ये जिंक के रॉड को ले रहे हैं Zn, जो कि सॉलिड है, ये आयनाइज होगा, और आयनाइज हो जाने के क्रम में इनमें से जिंक के आयन टूटकर इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। Zn+2, 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 इस तरीके से न्यूमरस हजारों लाखों की संख्या में जिंक के आयन जो हैं वो आयनाइज होंगे और सॉल्यूशन में आना शुरू कर देंगे। तो अगर जिंक के आयन आने लगेंगे इधर, तो पीछे छूट जाएगा क्या? पीछे छूट जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल मेटल में, एक मेटल में जब आयनाइज होकर कैटायन बाहर निकलता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर रह जाएंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर रह जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर रह गए अपने ही जगह पर, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस रॉड के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वैसी केस में ये जिंक के रॉड के ऊपर में चार्ज जनरेट हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि अगर सॉल्यूशन प्रेशर हाई हो और ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, तो मेटल रॉड हमेशा कैटायन बनेगा बाय लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। वो कैटायन बनेगा। तो वो कैटायन जब बनेगा तो दिस कैटायन
कैटायन लिबरेट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को पीछे छोड़ेगा, जिसके कारण इसके ऊपर में वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखेगा, यानी कि वो नेगेटिव रॉड हो जाएगा। और नेगेटिव वाले केस में ही हम लोग इसको कहते हैं एनोड। एनोड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या ये कैटायन फॉर्मेशन हुआ है, तो जहां पर भी कैटायन फॉर्मेशन होता है वो हमेशा बनता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, इसलिए इस केस में ये पॉइंट एनोड बना और इस पर चार्ज आया नेगेटिव। अब समझने के लिए बच्चों बता दूं मैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ वो रॉड में ही रह गया, लेकिन इस सॉल्यूशन के आयोनिक एटमॉस्फेयर के कारण जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गया। अब ध्यान से देखोगे, यहां पर पॉजिटिव आयन एक्सेसिव हो गया, यहां पर नेगेटिव आयन है। ये पॉजिटिव आयन इस प्लेट को जहां पर टच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां पर मौजूद है वहां पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हो गया, और जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है या चार्ज डिफरेंसेस जब होते हैं तो सभी लोग जानते हो वहीं पर जनरेट हो जाता है पोटेंशियल, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड में इस तरीके से पोटेंशियल जनरेट हुआ जहां पर वो एनोड का एक्ट करना शुरू किया और खुद के ऊपर में उसका नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जहां पर सॉल्यूशन प्रेशर हाई रहे और ऑस्मोटिक प्रेशर लो रहे, तो वैसे केस में वो रॉड हमेशा एनोड बनेगा, क्योंकि वहां पर कैटायन फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन पीछे छूटेगा, जिसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रॉड में। और डबल इलेक्ट्रिकल लेयर जनरेट होने के कारण, डबल इलेक्ट्रिकल लेयर बनने के कारण यहां पर चार्ज डिफरेंस होगा, उस चार्ज डिफरेंस के कारण जनरेट हो जाएगा पोटेंशियल। इस तरीके से फर्स्ट केस में हमने देखा सिंगल इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल जनरेशन। अब सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस में सॉल्यूशन प्रेशर लो और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई। इसके लिए हम लोग सेपरेट ग्राफ बनाएंगे। फिर से लेट्स कंसीडर ए जार हैविंग रॉड डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसको भी लेट्स कंसीडर दिस इज एम, ये एम है। जब ये मेटल रॉड अपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ रहेगा और उस केस में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो और सॉल्यूशन प्रेशर कम हो, तो अभी हमने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने से वो यहां से कैटायन को रिलीज होने से रोकता है, यानी कि वो कैटायन यहां पर रिलीज नहीं होगा, और अगर वो कैटायन यहां पर रिलीज नहीं होगा मींस यहां पर दो घटनाएं घटेंगी। जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमने लिया है, लेट्स कंसीडर हमने लिया है कॉपर, तो हम लोग इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो ये कॉपर +2 और सल्फेट आयन फर्निश करेगा। तो ये कॉपर +2 और सल्फेट आयन फर्निश किया, हमने लिया था कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को। अब यहां कैसे चार्ज डेवलप होगा? ये कॉपर प्लस जो यहां पर टूटा, यहां से चूंकि किसी भी तरह का कोई आयन फर्निश नहीं हो रहा है, ये कॉपर प्लस इसके चारों ओर जमा होना शुरू हो जाएगा। ये कॉपर प्लस यहाँ पर चारों तरफ इलेक्ट्रिकल लेयर बनाना शुरू करेगा, और इस इलेक्ट्रिकल लेयर के बनने के कारण यहाँ पर भी दो डिफरेंट चार्ज एरिया बन जाएंगे, और वो चार्ज एरिया के कारण भी पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और ये पॉजिटिव इसके साथ सटा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव का क्राउडिंग है काफी यहाँ पर। इस पॉजिटिव के क्राउडिंग के कारण इस रॉड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होना दिखना शुरू हो जाएगा। देयरफॉर इट विल बियर पॉजिटिव चार्ज एंड विल एक्ट एज कैथोड। ये ठीक इसका उल्टा काम करेगा। जहां पर सॉल्यूशन प्रेशर हाई हो और ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो, वहां पर आयोनाइजेशन होता है और वो एनोड का काम करता है। जहां सॉल्यूशन प्रेशर लो हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो, वहां पर आयन सॉल्यूशन में फर्निश नहीं होते हैं, बल्कि सॉल्यूशन में मौजूद आयंस रॉड की चारों ओर आते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर कैटायन का चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव क्यू दिखाना शुरू कर देते हैं। और थर्ड कंडीशन है, यहां पर भी चार्ज डिफरेंस होने के कारण पोटेंशियल जनरेट हुआ। और थर्ड कंडीशन है जब सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, वैसे केस में किसी भी तरह से कोई लॉस और गेन नहीं होता है
और लॉस और गेन नहीं होने के कारण किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल जनरेशन नहीं होता है। तो पोटेंशियल जनरेशन दो केस में होंगे, एक सॉल्यूशन प्रेशर हाई हो, दूसरा सॉल्यूशन प्रेशर लो हो। हाई या लो होने के कारण लॉस और गेन ऑफ कैटायन और एनायन की कंडीशन से राइज होती हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है। उस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म था, हाउ चार्ज इज क्रिएटेड इन अ सिंगल इलेक्ट्रोड। एक सिंगल इलेक्ट्रोड में कैसे चार्ज क्रिएट होता है उसका एक बेसिक फेनोमेना, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, कैसे गैल्वेनिक सेल में एनोड जनरेट होता है, कैसे गैल्वेनिक सेल में कैथोड जनरेट होता है और चार्ज कैसे फ्लो करता है, उसको समझने के लिए हम लोगों ने ये इस बेसिक टॉपिक को देखा, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स।